नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 26 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन पेज से। फर्स्ट जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है स्टार रेटिंग देने की बात की जा रही है। जो पैकेज्ड फूड आता है ना, जो पैकिंग में खाना आता है उसको एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस परचेज करते हैं जिसमें स्टार रेटिंग होती है 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार। ओके, तो उसमें क्या पता पड़ता है कि वो अप्लायंस कितना एनर्जी एफिशिएंट है, कम से कम एनर्जी कंज्यूम करके कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस वो दे रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही फूड रेगुलेटर दैट मीन्स फसाई फसाई के बारे में आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना है, राइट। तो फसाई ने क्या किया, अभी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया जिसमें ये है कि जो प्री पैकेज्ड फूड होगा उस पर भी स्टार रेटिंग दे दी जाएगी, जिससे पहले कि कोई भी अगर उस फूड को कंज्यूम करे तो उसके लेवल को देख करके डिसाइड कर ले कि मुझे वो फूड कंज्यूम करना है कि नहीं, क्योंकि उसमें शुगर, सॉल्ट, फैट्स, इनका जो कंटेंट होगा उसके हिसाब से ही स्टार रेटिंग उनको दी जाएगी। अगर रेटिंग 0 दी जा रही है इसका मतलब बहुत पुअर क्वालिटी का खाना होगा, वो हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होगा खाने के हिसाब से। और अगर वहाँ पे 5 स्टार दिया हुआ है इसका मतलब वो हेल्दीएस्ट फूड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है प्रॉब्लम, देखो रिसेंटली डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी जिसमें ये पता पड़ा कि इंडिया में 2019 के साल में 2019-20 के साल में जो डेथ्स हुई हैं उनमें अराउंड 60% डेथ्स तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से हुई है, जैसे हाइपरटेंशन की वजह से, या फिर आप कहते हो डायबिटीज़ की वजह से, कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट की प्रॉब्लम से। तो इस चीज़ को करेक्ट करना ज़रूरी था। ठीक है, इसमें ये देखा जाएगा सिंबल्स, चार्ट ये बना करके और लेबलिंग की जाएगी कवरेज जो पैकेज होगा ना उसके बाहर ही। इससे क्या होगा, कोई इंडिविजुअल अगर पढ़ा लिखा नहीं है या कोई इंडिविजुअल परचेज करने में थोड़ी जल्दबाजी कर रहा है तो वो पैकेज को देख करके डिसाइड कर लेगा पैकेट के ऊपर ही कि हाँ भाई मुझे ये खरीदना है कि नहीं। तो एक तरीके से कंज्यूमर की अवेयरनेस बढ़ानी है। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन तो आप नॉर्मली देखते हो आती है पैकेट्स पे, पर वो पीछे छुपी हुई आती है, इतना डिटेल में कोई देखता भी नहीं है। पर उसको अगर सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा तो वो थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि हाई कैलोरी फूड है, लो कैलोरी फूड है, कितना आपको चाहिए है, सॉल्ट कंटेंट कितना है, फैट्स कितने हैं, क्योंकि इनकी एक्सेस क्वालिटी की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की इनकी बात की जाए तो। इसका बेस्ट एग्जांपल है चिली, साउथ अमेरिकन कंट्री। वहाँ पर जब से ये वार्निंग लेबल्स प्री पैकेज फूड पे लगाने शुरू किए ना, तो आप देखो वहाँ पर जो आप कह सकते हो कि जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक जो होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, उनमें 24% रिडक्शन देखने को मिला है, क्योंकि वहां पर लेबलिंग शुरू हो चुकी है। तो सेम चीज हमारे यहां पर भी अप्लाई हो जाएगी तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया में करंटली जितनी भी डेथ्स होती है उनमें 60% तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से हो रही है। ठीक है, जिसमें सॉल्ट, शुगर, फैट्स इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से। इसके अलावा चाइल्ड ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको डबल माल नरिशमेंट भी बोला जाता है। कैसे, एक तो बच्चा मोटा भी हो रहा है और दूसरा बच्चे की बॉडी में वीकनेसेस भी है, क्योंकि मोटा तो इसलिए हो गया क्योंकि फैट्स ज़्यादा खा लिए, शुगर कंटेंट ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, बट जो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए वो जा नहीं रही है, तो मोटापा तो बढ़ गया पर बॉडी वीक है एक्चुअल टर्म्स में अगर देखें। इसके अलावा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ये छोटे बच्चों में जो देखने को मिल रही है उसको भी कंट्रोल करने में ये हेल्प करेगा। अब लेबल क्या क्या दिए जाएंगे, जैसे डेली इनटेक गाइड भी होगी। ठीक है, पैनल जो भी आप प्रिंट करोगे उस पैकेज फूड पे, इसमें क्या होगा कि डेली बेसिस पे कितना क्या न्यूट्रिशन एक इंडिविजुअल को कंज्यूम करना चाहिए, और वो जो पैकेट आप जो भी खरीदोगे खाने का, चाहे चिप्स का है, कुछ भी खरीद लो, बिस्किट विस्किट कुछ भी, एनीथिंग, राइट, तो उसमें वो पैकेज में लिखा हुआ रहेगा कि हाँ जी डेली इनटेक के हिसाब से कितना सूटेबल है। इसके अलावा एक और लेबलिंग हो सकती है, दैट इज न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन पैनल, पूरी कि कौन कौन सा क्या कंटेंट उसमें मिला हुआ है, जो कि नॉर्मली आता भी है वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर में, पर अब ये मैंडेटरी हो जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक लाइट सिग्नलिंग, जैसे फैट, सॉल्ट, शुगर, इसका कंटेंट अगर ज़्यादा है ना तो रेड कलर दिखा देंगे कि भाई बहुत ज़्यादा रिस्क की अगर खाना चाहते हो तो तुम्हारी खुद की रिस्क है। ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, इस तरीके से दिखा करके, और ये ट्रैफिक लाइट लेबलिंग भी कर दी जाएगी जिससे कि रिस्क को भांपते हुए कंज्यूमर कंज्यूम करेगा फिर फूड को। वार्निंग लेबल उस पर होंगे, कलर कोड दी जाएगी जिससे कि एक बंदे को पता पड़ जाए। अगेन वही चीज़ है, स्टार रेटिंग, स्टार रेटिंग में ये फंडा है 1 से 5 तक की स्टार रेटिंग दी जाएगी। 1 का मतलब क्वालिटी बेकार है, 5 स्टार का मतलब हेल्दीएस्ट फूड वो होगा जो कि कोई इंडिविजुअल कंज्यूम कर सकता है।
नेक्स्ट बात आती है फसाई की रिकमेंडेशन की। फसाई का मतलब हो गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, तो एक बार डिटेल में देख लेना यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इस बॉडी के बारे में, ठीक है। तो फसाई ने ये प्रपोजल दिया है, बोला क्या जा रहा है, इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग, ये जो रिकमेंडेशन, इसमें रेटिंग दी जाएगी 0 स्टार से 5 स्टार के बीच में। शुगर, सोडियम, फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स, लेग्यूम्स, मिलेट्स, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, मतलब एक बैलेंस डाइट जो होती है ना, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है एक्चुअल में जो भी पैकेज्ड फूड आप परचेज कर रहे हो उस पैकेट में, ठीक है। जितना ज़्यादा अच्छा कंटेंट उसमें मेंटेन रहेगा परसेंटेज वाइज, उसी के हिसाब से उसको रैंकिंग दे दी जाएगी। जैसे सॉलिड फूड जो हम परचेज करें, जैसे मान लो हम परचेज करने के लिए गए, केक खरीदने के लिए चले गए, ठीक है, तो केक पे स्कोर देखा जाए, उसको स्कोरिंग किस बेसिस पे दी जाएगी कि किसका कंटेंट, ये जितना भी ऊपर हमने देखा ना, सैचुरेटेड फैट कितना है, शुगर कितना, सोडियम, फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स, लेग्यूम्स, मिलेट्स, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, इनका कंटेंट जो भी होगा ना, उस कंटेंट को वेटेज दे करके और अल्टीमेटली स्कोर दिया जाएगा। और सॉलिड फूड में अगर किसी भी पैकेज्ड फूड को स्कोर अगर 25 मिल रहा है, तो उस फूड में इसका मतलब हर एक चीज में क्वांटिटी आपको ज्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से उसकी स्टार रेटिंग ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर जाएगी। इसका मतलब बैलेंस अगर बिगड़ा हुआ है, कोई भी चीज का कंटेंट अगर ज्यादा है, मान लो शुगर ज्यादा है, फैट्स ज्यादा है, तो स्टार रेटिंग उसकी 0.5 ही रह जाएगी अगर उसका स्कोर 25 आ रहा है। अगर सॉलिड फूड में स्कोर -11 या उससे भी कम हो जाए, ठीक है, मतलब 11 से भी कम हो जाए, माइनस में अगर चला जाए, तो उसको 5 स्टार रेटिंग मिल जाएगी। ये रैंक स्कोरिंग दी जाएगी फसाई के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा अगर लिक्विड फूड हम परचेज करें, उसमें अगर 20 स्कोर है तो उसको 0.5 स्टार दिया जाएगा, और अगर 0 स्कोरिंग आ रही है, इन सभी के जो कंट्रीब्यूशन की बात करें, जो भी हमने प्रीवियसली देखे हैं न्यूट्रिएंट्स, तो उनको 5 स्टार दे दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगा कंज्यूमर कि मुझे खाना है या नहीं, ठीक है। और कलर लेबल का मतलब तो हम समझते हैं कि भाई जो बंदे पढ़ नहीं पाते हैं वो सीधा कलर लेबलिंग को देख करके समझ जाएंगे कि हाँ मुझे खाना है ना, तो ग्रीन लेबल्स को देख करके ही खाना है। रेड या फिर ऑरेंज है तो अलर्ट हो जाएगा कि भाई ये लेना है कि नहीं लेना, फिर भी ले तो वो अपनी खुद की रिस्क पे है कि नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि देखो, जो आप देखते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी को जो फ्रीडम दी गई है 2016 से, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई के साथ कंसल्ट करके और ये फिक्स कर देना है कि हाँ जी, हर 5 साल में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे इन्फ्लेशन जो है वो टारगेट फिक्स कर दिया जाएगा आरबीआई के सामने, और आरबीआई उस इन्फ्लेशन को टारगेट करके काम करेगा। तो ये शुरुआत हुई थी 2016 में, और 2016 से लेकर 2021 तक का टाइम फिक्स रखा गया था। और उसमें इन्फ्लेशन रेट क्या थी, 4% तो टारगेट था, और ±2% का रख दिया था कि मैक्सिमम 6% तक जा सकती है और मिनिमम 2%, बाकी टारगेट कितना दिया, 4%। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो था इंडिपेंडेंस विद अकाउंटेबिलिटी। कैसे कि आरबीआई को टारगेट दे दिया जाएगा, उसके बाद में आरबीआई अपने हिसाब से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी सेटल करे, और काम इस तरीके से करना है जिसमें कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मिनिमम हो जाए, पर काम इस तरीके से किया जाएगा जिससे कि जो टारगेट दिया जा रहा है वो कि फुलफिल हो सके। तो इसका मतलब आरबीआई को इंडिपेंडेंस भी दी गई, पर साथ में आंसरेबिलिटी भी फिक्स कर दी कि भाई इन्फ्लेशन इतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ मिलकर के जो डिस्कशन फाइनलाइज किया उसका आपको पता ही है कि अभी 4 ± 2% का जो टारगेट है वो दिया हुआ है, और ये किस बेसिस पे कैलकुलेशन होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे। तो अकाउंटेबिलिटी क्या हो गई, टारगेट करना है इन्फ्लेशन को। इंडिपेंडेंस कैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई अपने हिसाब से सेटल कर ले, इन्फ्लेशन को टैकल करने के हिसाब से गवर्नमेंट का कोई वहां पर रोल नहीं होगा। अब देखते हैं अकाउंटेबिलिटी तो कहां फेल हुई और सिचुएशन किस तरीके से ग्रेवर होती चली गई। सबसे पहली चीज तो ये अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये ऐड हुआ था आरबीआई के एक्ट 1934 में, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में अमेंडमेंट किया गया, और 45ZA ये सेक्शन ऐड किया जाता है, जिसमें ये था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे जो इन्फ्लेशन है वो 4% तक टैकल की जाएगी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। अब आप देखो कि 2022 में अभी तक हम देखें तो हर महीने में 2022 में अभी तक देखा जाए ना, जनवरी से लेकर अगस्त तक के जितने महीने गए, हर में इन्फ्लेशन रेट 6% से ज़्यादा जा रही है। ये तो हम बार बार देख भी रहे हैं। इन्फ्लेशन, इवन इन्फ्लेशन को लेकर के क्वेश्चन भी आ चुके हैं जीएस पेपर 2 में, आप देखो, ठीक है, यूपीएससी के में। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि आरबीआई यहाँ पर टारगेट अचीव नहीं कर पाया है, अगर हम 2022 के साल की बात करें, ठीक है। और इसी में ये है कि इसी सेक्शन में जो आरबीआई एक्ट 1934 है, इसमें जो 45ZN सेक्शन है ना, इसमें प्रोविजन क्या किया हुआ है, अगर
तीन लगातार क्वार्टर्स, 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, इसका मतलब लगातार 9 महीने तक अगर आरबीआई अपनी जो फिक्स्ड गाइडलाइंस है, टारगेट है, उनमें इन्फ्लेशन को टैकल करने में फेल होता है तो आरबीआई उसकी एक रिपोर्ट बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आरबीआई के सामने अब चैलेंज ये है कि इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल नहीं होती है, फॉर एग्जांपल अगर इसी मंथ की बात करें सितंबर की, तो फिर आरबीआई को फिर अक्टूबर या नवंबर में एक रिपोर्ट बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होगी कि भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल क्यों नहीं हुई। तो एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी जो थी वो तो फुलफिल हो नहीं पा रही है। अब यहाँ पर राइटर जो है वो करंट रेजीम जो है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सेकंड जो अभी करंट चल रही है, इनको कंपेयर कर रहे हैं कि बोले जब 2014 में पहली बार गवर्नमेंट आई थी, 2014 से 2019 तक रही थी, तो बोले 60 महीनों का पीरियड अगर उठा करके देखें तो केवल 6 ऐसे महीने निकल के आते हैं जब इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा गई। कब? 2014 से 2019 के बीच में। जबकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार की सेकंड जो टेन्योर चल रहा है 2019 से अभी तक का, उसमें 41 महीनों में से अभी तक लगभग 21 ऐसे महीने हैं जहां पर इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अकाउंटेबिलिटी फेलियर का अगर परसेंट देखें तो मोदी फर्स्ट गवर्नमेंट के टाइम पे अकाउंटेबिलिटी फेलियर का परसेंट कितना रहा? अराउंड 10%, और जबकि सेकंड में अराउंड 50%। तो इसके पीछे क्या कारण रहा है वो हम समझते हैं। इसके पीछे सबसे पहला कारण तो ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट होती है, और हमारे यहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड एंड फ्यूल का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। अगर फूड एंड बेवरेजेस की बात करें तो कितना है जी? 45.86%। जबकि वहीं पर दूसरी तरफ डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें जहां पर इन्फ्लेशन टारगेट दिया जाता है सेंट्रल बैंक्स को, वहां पर आप देखोगे तो फूड का कंट्रीब्यूशन केवल 10 to 25% ही है। तो यहां पर तो 45.86% है और यहां पर वेटेज है 10 to 25%। तो बोला एक तो फूड प्राइस बहुत ज्यादा वोलेटाइल रह रही है, इस वजह से प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, और फूड प्राइस वोलेटाइल होने की वजह से ही ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे इन्फ्लेशन भी वोलेटाइल होती चली जा रही है, कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। क्योंकि आप देखो इन्फ्लेशन टैकल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करता है? पॉलिसी रेट्स, रेपो रेट राइज करेगा। अब रेपो रेट अगर राइज कर दिया आरबीआई ने तो क्या लोग खाना खाने छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। जो डिमांड है खाने की वो तो मेंटेन रहेगी, पर खाने का वेटेज ही आपने 46% के लगभग दे रखा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बोले ये आ रही है कि आरबीआई चाहकर भी इन्फ्लेशन रेट राइज करके भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है कि नहीं? तो मोदी फर्स्ट गवर्नमेंट के टाइम पे जो सक्सेस थी इन्फ्लेशन टारगेटिंग में, और मोदी सेकंड जो गवर्नमेंट अभी चल रही है वो फेलियर थी, उसके पीछे केवल फूड प्राइस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वो कैसे? क्योंकि फर्स्ट टेन्योर के टाइम पे फूड प्राइस इतनी ज्यादा गई नहीं थी, बहुत रेयर ऐसा टाइम था जब फूड इन्फ्लेशन राइज हुई हो। बाकी इस साल की अगर सेकंड टेन्योर की बात करें तो फूड प्राइस बहुत ज्यादा गई है, इस वजह से इन्फ्लेशन हमारे ज्यादा, और आरबीआई चाह करके भी फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि फूड इन्फ्लेशन में क्या है जी? कंजम्पशन है, ये तो बेसिक नीड्स में आ जाता है। रोटी कपड़ा मकान तो, और स्वास्थ्य शिक्षा और ऐड कर दो, तो रोटी के बिना तो काम कैसे चलेगा? सबसे पहली चीज तो पेट भरना है भैया, फिर उसके बाद में काम होगा। तो वहां पर इशू आ जाता है। अब मॉनेटरी डिपेंडेंस की बात करें, नाम तो हमने क्या बोला था? इंडिपेंडेंस विद अकाउंटेबिलिटी। आरबीआई को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो टारगेट दिया गया था कि हाँ जी आपको तो इन्फ्लेशन टारगेट करके चलना है, वो चीज तो वो क्या थी? इंडिपेंडेंस विद अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी में फेलियर का कारण तो समझ में आ गया। अब मॉनेटरी की बात कर लेते हैं। भाई बात ऐसी है कि जब हम फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं, फूड इन्फ्लेशन का कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा है, पर फूड की महंगाई कब होती है? फूड सप्लाई में इशू कब आता है? या तो डिमांड राइज हो जाए या सप्लाई शॉर्टेज आ जाए। अब यहां पर तो सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है ना। अब सप्लाई को तो कौन टैकल कर सकता है भाई? गवर्नमेंट ही तो कर सकती है ना। इंटरनेशनल मार्केट से हमें कुछ खरीदना है, डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको एक्सपोर्ट से रोकना है। अगर डोमेस्टिकली अगर किसी भी चीज़ की शॉर्टेज आ रही है तो उस चीज़ को रोकेगा कौन? आरबीआई थोड़ा ना रोक देगा कि एक्सपोर्ट बैन कर दो या एक्सपोर्ट बंद कर दो, नहीं, वो तो गवर्नमेंट कर सकती है। क्या गया था? आयरनी आ गई ना सीधी। बोला क्या गया था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे आरबीआई को इन्फ्लेशन 4 ± 2% की रेंज में रखना है। पर सच बात तो यह है कि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते टाइम पे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज होता है उसमें 46% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका आ रहा है? फूड का। और फूड की सप्लाई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी चल रहा है, और वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से आरबीआई रेपो रेट कितनी बढ़ा ले, कैश रिजर्व रेशो कितना ही बढ़ा ले, क्या इन्फ्लेशन टारगेट को अपना अचीव कर पाएगा? आंसर है नो।
क्योंकि ये तो नाम तो इंडिपेंडेंस का हो गया बट डिपेंडेंस है। तो यहां पर आरबीआई तो यही कर सकता है ना इंटरेस्ट रेट राइज करके, कि लोगों को पैसे की कमी, मतलब लोग जो है जल्दी से लोन ना लें, लोगों के हाथों में लिक्विडिटी कम हो, तो वो तो चलो ठीक है, लग्जरी आइटम्स है वो खरीदने से रुक सकते हैं। जो रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा में रोटी सबसे पहली चीज है, अगर वो ही महंगी होगी तो आरबीआई क्या कर सकता है उसमें। तो इस तरीके से यहां पर आरबीआई जो है वो डिपेंडेंट है ना कि इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से इश्यूज जो है वो निकल के आ रहे हैं। अब आप खुद देख लो, हमने और पाम ऑयल और ये इनको इंपोर्ट करने की बात की। हम ये जो हमारा एडिबल ऑयल है बहुत हद तक हम इंपोर्ट करते हैं। जो इंपोर्ट हमने किया उस इंपोर्ट पे गवर्नमेंट ने जब से टैक्स कम किया तब जाकर के थोड़ा सा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है और थोड़ा बहुत सप्लाई चेन भी रेजिलियंट हो रही है हल्की हल्की। इसके अलावा वीट एक्सपोर्ट को हमने बैन कर दिया क्योंकि हमने देखा कि भाई साहब अब की बार थोड़ा सा कम प्रोडक्शन होने वाला है, रोक दिया हमने। सूजी का हो, आटे का हो या मैदा का हो, जो भी एक्सपोर्ट था। शुगर की बात करें तो शुगर में भी हमने क्या कर दिया, पहले तो फ्री एक्सपोर्ट होता था, अब रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रख दिया। गवर्नमेंट जो है रेगुलेशन लगा के रखती है कि भैया शुगर की शॉर्टेज हमारे देश में पड़ गई तो हम बाहर वालों को क्या बेच के कमाएंगे, राइट। नॉन बासमती ब्रोकन राइस का हमने मुद्दा पूरा अच्छे से, ये सारे मुद्दे हमने डिटेल में देखे हुए हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो कुल मिलाकर के आरबीआई इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि मुद्दा ही यहां पर गवर्नमेंट से रिलेटेड आ गया। और इसके अलावा देखा जाए तो ये चीज यहां पर एकदम क्लियर हो जाती है कि इंडिपेंडेंट विद अकाउंटेबिलिटी जो पॉइंट है, यहां पर सप्लाई चेन वाला इशू आ जाता है। चलो डिमांड को तो कंट्रोल कर सकता है आरबीआई, है ना, कि चलो ठीक है लोगों के हाथ में, चलो एक बार पॉइंट मान लेते हैं कि आरबीआई ने महंगाई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के चक्कर में लिक्विडिटी को रिड्यूस करने के लिए रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो के परसेंट है वो राइज कर दिया। पर सवाल ये है कि यहाँ तो मुद्दा सप्लाई साइड इशू है। कभी रेनफॉल नहीं हो रहा है, कहीं पे ड्रॉट्स आ रहे हैं, कहीं पे यूक्रेन जैसे क्राइसिस चल रहे हैं, कहीं पे फ्लड्स ज़्यादा आ रही हैं तो इस वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं। कहीं पे गैंजेटिक प्लेन्स की बात करो, पर्टिकुलरली हम बात करें ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, यहाँ पर अब की बार रेनफॉल कम है तो चावल की कमी भी अखर रही है अब की बार, हमने अच्छे से देख लिया ये बातें। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब प्रॉब्लम सप्लाई साइड से आ रही है, सप्लाई साइड में आरबीआई कुछ कर सके, इसका आंसर है नो। तो कुल मिलाकर के देखा जाए सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो फूड की वेटेज है वो समझनी पड़ेगी। फूड जितना महंगा उतना ही इन्फ्लेशन हमारी चढ़ जाएगी ऊपर। बाकी और सेगमेंट में देखो डिमांड बहुत हद तक रुकी हुई है या फिर हल्की हल्की प्रोग्रेस कर रही है, वहां पर इतनी महंगाई नहीं है जितनी महंगाई फूड में है। दूसरा फ्यूल जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितना वेटेज लेके चलता है, 6.84%, हाईएस्ट यही है। फूड बेवरेज एंड फ्यूल ये हाईएस्ट वेटेज रखने वाले कंटेंट है अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हम बात करें तो बोला ये भी स्काई रॉकेटिंग ले रहा है। अब तो चलो ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन इसलिए है कि रशिया से हम कंसेशनल रेट्स पे हम क्रूड ऑयल है वो परचेज कर पा रहे हैं, नहीं तो हालत हो जाती खराब। तो ऐसे में आरबीआई के पास में जो टूल्स है ना वो काम ही नहीं कर रहे हैं इस परिस्थितियों में। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिना इन्फ्लेशन को टैकल करे ये पॉसिबल नहीं है, साथ आके काम करना होगा। ये चार्ट्स बताए हुए यहाँ पर 2014 अप्रैल से लेकर के जनवरी 2019 के बीच का जो फर्स्ट टेन्योर था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का वो आप देख सकते हो, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो ये ब्लू लाइन है और ये कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है वो ये रेड लाइन है। तो यहाँ पर तो क्या है आप खुद नोटिस कर सकते हो, जहां जहां पर भी ब्लू लाइन है वहां से थोड़ा कम है या मोरलेस। अब यहां पर ये तीन ऐसे पॉइंट्स है, तीन और ये 4 पॉइंट, ये 4-5 पॉइंट ऐसा है जहां पर फूड इन्फ्लेशन राइज हुई है, ठीक है, बाकी अंडर कंट्रोल रही है। अब आ जाओ इधर आप, फूड इन्फ्लेशन कहां चढ़ रही है, ठीक है, अप्रैल 2019 से 22 में, और अभी फिर से ये देखो यहां पे। तो फूड इन्फ्लेशन राइज होने की वजह से एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन एट हार्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल टर्मोइल। देखो क्या हो रहा है पाकिस्तान में हाल, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है फरवरी में इसी साल, आपको पता है फरवरी मार्च के महीने में, मार्च के महीने में लगभग, ठीक है। और इसमें इमरान खान जो थे प्राइम मिनिस्टर उनको हटा दिया गया, बिठा दिया गया शहबाज शरीफ को। इमरान खान ने बाहर निकलते ही बगावत शुरू कर दी आर्मी के खिलाफ। आर्मी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आज के 75 साल की, अगर इंडिपेंडेंस की बात की जाए पाकिस्तान की, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी ऑर्गन ने प्ले किया है ना वहाँ पर, वो है वहाँ की आर्मी, ठीक है। डिफेंडर के तौर पे कंसिडर किया जाता है कि हाँ जी
पाकिस्तान के जो वहाँ के लोग हैं, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज है उनको डिफेंड करने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो वहाँ की मिलिट्री कर रही है। बाकी उसके अलावा वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे फिर वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, वो नाम के हैं। हर चीज़ पे पकड़ किसकी चल रही है वहाँ पर? मिलिट्री की। अब वहाँ पर सवाल ये होता है कि कौन तो बंदा वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, किसकी सरकार कितने दिनों तक चलेगी, वो सारी जो चाबियां हैं वो मिलिट्री अपने हाथों में रखती है। अब इसमें क्या है कि अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आर्मी के जो चीफ हैं अभी पाकिस्तान के, जनरल कमर जावेद बाजवा, ठीक है, तो बाजवा साहब जो हैं इनका टेन्योर कंप्लीट हो रहा है 29 नवंबर को। अब सवाल ये आ रहा है कि नया बंदा कौन अपॉइंट होगा या फिर इन्हीं को एक्सटेंशन मिलेगा, तो इस चीज को लेकर के मुद्दा आ रहा है। अब देखो, इमरान खान ने अपनी तरफ से बहुत ताबड़तोड़ मेहनत की थी जब नवाज शरीफ पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और उनको हटा करके फिर बाद में इलेक्शन करवाया गया और फिर इमरान खान को फिर बिठा दिया गद्दी पे 2018 के इलेक्शन से, है ना। फिर उसके बाद में आप देखो इमरान खान ने जब आर्मी के साथ में ही दो दो हाथ करना शुरू कर दिया, जिस आर्मी ने इमरान खान को बिठाया गद्दी पे उसी के साथ में चैलेंजेस क्रिएट करने शुरू कर दिए, तो फिर आर्मी ने हटा करके इमरान खान को साइड कर दिया, बिठा दिया किसको? नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अभी आर्मी को और लेकर के, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल जो इशू है, पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है, वैसे स्टैब्लिशमेंट के नाम पे पाकिस्तान की आर्मी का ही नाम आता है, या पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है उसके बीच में राइवलरी इस तरीके से चल रही है। फिलहाल जो है वो इमरान खान ने पूरा एक कह सकते हैं ना कि पूरा ओपन स्टेटमेंट करने की में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। इमरान खान जो है वो चाहते हैं कि कैसे भी करके आईएसआई के पुराने चीफ, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, वो जो है वो बाजवा की जगह ले लें। पर वही चीज है कि बाजवा की जगह कौन लेगा? अगर हमीद ले लेते हैं तो देखो इमरान खान रीइंट्रोड्यूस होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं, और इमरान खान इसीलिए अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं। आपने खुद ने सुना होगा कई बार कि इमरान खान ये बोलते हैं कि अभी की जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है बोले ये इंपोर्टेड हुकूमत है, ठीक है, बाहर से इंफ्लुएंस मिला है, और सीधा चैलेंज कर रहे हैं बाजवा को, ठीक है। जबकि वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करने वाले कोई इंडिविजुअल होते हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होते हैं वहां के आर्मी चीफ। तो ऐसी परिस्थितियों में वहां पर सिचुएशन बिगड़ी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ तो फ्लड्स की वजह से क्राइसिस है, दूसरी तरफ इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स की हुई है पाकिस्तान की, और इसके अलावा देखा जाए तो पॉलिटिकल टर्मोइल भी चल रहा है। अब वहां की आर्मी में भी नए बंदे को बिठाना है चीफ के तौर पे। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन मिलकर के आप देख सकते हो कि हालत हो रही है टाइट एकदम पाकिस्तान में। बाकी तो देखो वक्त बताएगा। अब ऐसी परिस्थितियों में इंडिया के लिए क्या पॉइंट है? देखो इंडिया के लिए सिंपल सा ये है कि पहले तो ये देखा जाता था कि हाँ जी, इंडिया जो है ये सोचता था कि पाकिस्तान जितना स्टेबल होगा उतना ही अच्छा है, और नो डाउट आज ये भी कहीं ना कहीं मोर और लेस रेलेवेंस है इस बात की कि पाकिस्तान स्टेबल होगा तो ठीक। क्यों? क्योंकि अगर हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर में कोई भी डिस्टर्बेंस आती है तो उसका असर हो सकता है कि हमें भी देखने को मिले, क्योंकि बॉर्डर तो शेयर करते ही है ना। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंटरनल इशू और जो अफगानिस्तान से जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान पे, उनको लेकर के जिस तरीके से ऑक्यूपाइड है, तो हमारे एलओसी पे बड़ी शांति है इस टाइम पे, तो वो भी हमारे फेवर की बात हो रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान इस परिस्थिति से कैसे निकलेगा? जो इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, फ्लड्स की वजह से डिजास्टर हो गए हैं, बता रहे हैं कि 40 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, रिकवर करने में लगभग 100 बिलियन डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। पर वहां पर करप्ट नेता लोग बैठे हैं, इस वजह से काम होता नहीं है ढंग से। बहुत सारे डिबेट्स हैं, आप अगर देखना चाहो तो मैं बताऊंगा। मेजर गौरव आर्या की जो डिस्कशंस होते हैं आप देख सकते हो, पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में, तो आप खुद देखोगे कि कितना क्लियर डिबेट होता है, ठीक है। तो आप एक बार वहां से भी कुछ आइडियाज ले सकते हो चल क्या रहा है, और वहां पर कोई बायसनेस भी नहीं फील होती है, ठीक है। हाँ, अगर कहीं बायसनेस आपको लगे तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात क्या है, पाकिस्तान के हाल हैं ये, ओके। पाकिस्तान में इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, वो लगातार कोशिश कर रही है कि अपनी पकड़ बना ले। पंजाब में तो देखो ऑलरेडी असेंबली इलेक्शंस में वो पकड़ बना चुके हैं, और आगे देखने वाली बात है आगे क्या होता है, ठीक है। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लॉन्ग टर्म में अगर पाकिस्तान उलझा रहता है तो हमारे लिए ठीक है, पर वहां पर अगर इंस्टीट्यूशन एकदम कोलैप्स कर जाते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि अगर अब वही बात है, पड़ोसी अगर अनस्टेबल है तो फिर वो लॉन्ग टर्म में फेवरेबल नहीं है। पर फिलहाल अगर देखा जाए तो एलओसी पे शांति मोर और लेस अगर बनी हुई भी है, तो इसका कारण है कि पाकिस्तान खुद की दुविधा में उलझा हुआ है अभी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इटली में इलेक्शंस होने वाले हैं अभी।
एक तरीके से अभी देखा जाए तो प्री पोल करवाए गए हैं, मतलब एग्जिट पोल जो आए हैं उनमें ये देखा गया है कि ईरान की राइटिस्ट पार्टी है ना, इराक की जो राइटिस्ट पार्टी है उसकी लीडर है जिरोजिया मेलोनी, ये प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। ठीक है, ये पहली बार होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब ईरान में राइटिस्ट गवर्नमेंट आएगी। ठीक है, और फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनेगी। अब देखते हैं रिजल्ट तो आता है तब तक की तब देखेंगे, बाकी सिचुएशन तो ये बताई जा रही है। नेक्स्ट है दिल्ली एडिशन में पेज नंबर 11 पे देखो, अभी सोशल ऑडिट कंडक्ट करने के लिए बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि मिड डे मील स्कीम जो चल रही है, ठीक है, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर में चलती है, उस स्कीम को रिव्यू किया जाए नवंबर 30 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को और यूटीज को बोला है। ठीक है, देखा जाए तो मिड डे मील स्कीम है वो स्कूल्स में इंप्लीमेंट होती है, तो किसके अंडर में है ये? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेरी, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है यूनियन गवर्नमेंट में। तो अब आपको क्या करना है, एक तो पीएम पोषण स्कीम, एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इनके बारे में पढ़ लेना है, और एक सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट। सोशल ऑडिट का मतलब सामाजिक तौर पे ये पता करना कि जो लोग भी वहाँ पर इन्फ्लुएंस, जैसे गांव में कोई स्कूल है वहाँ पर मिल रही है मिड डे मील स्कीम में, है ना, तो वहाँ पर लोग, जो ग्राम सभा है वहाँ के लोग बैठ करके, या जो भी एलिजिबल या कह सकते हैं ना जो अवेयर लोग हैं, वो बैठ करके ये पता कर ले कि जितना फंड आया था उतना खर्च हुआ कि नहीं हुआ, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो सोशल ऑडिटिंग हो गई। ठीक है, समाज बैठ करके और फिर डिसाइड करे। अब समाज कौन है? बच्चों के हिसाब से टीचर्स बैठ जाएंगे, गांव के पढ़े लिखे लोग बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से ये आइडिया लग जाए कि कहीं गफला तो नहीं है, कोई शॉर्टेज तो नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो वो रिकमेंड कर दी जाए उस तरीके से। तो सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ये आप मान के चलो हमारा जो जीएस पेपर 4th है ना, उसमें एथिक्स में काम आता है सोशल ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा इसको पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, उससे नॉर्थ वेस्टर्न साइड में लगभग 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक जगह है नाथममेडु। वहां पर आप देखो अभी संगम एज के कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं इस चीज़ को कि संगम एज जो थी वो ज़्यादा, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना उसके कंटेम्परेरी भी फील होती है। मतलब एक जो गैप था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कंटेम्परेरी तो क्या मतलब एक तरीके से कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये माना जाता है कि 1500 बीसी के लगभग एवरेज टाइम था। ठीक है, और संगम एज के लिए क्या माना जाता है कि 3rd सेंचुरी बीसी के लगभग था। पर अभी जो एक्सकेवेशन निकल के आ रही है इनसे ये पता पड़ रहा है 3rd नहीं 6th सेंचुरी बीसी के लगभग का टाइम था जब संगम एज वहां पर फ्लोरिश कर रही थी साउथ इंडिया की अगर बात की जाए। ठीक है, तो आज के लगभग 2000 साल पहले की एज है। अच्छा, यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनमें एक्टिव ट्रेड विद रोम, दैट मीन्स इटली में रोम जो आज कैपिटल है वहाँ के साथ में जो ट्रेड था उसके भी एविडेंसेस मिले हैं, कितना दूर तक ट्रेड भी हुआ करता था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एक्सकेवेशन कर रहा है, संगम एज के आर्टिफैक्ट्स मिले, ये बता दिया मैंने। चेन्नई सिटी से 40 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ लोकेटेड जगह है ये नाथममेडु। ठीक है, और ये डिस्कवरीज में जो कुछ भी मिला है उनसे ये पता पड़ रहा है कि ये मीजोलिथिक एज की है। ठीक है, कुछ ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं जो मीजोलिथिक एज के भी हों, इसका मतलब मीजोलिथिक एज होगी 12000 साल पुरानी, और इसके अलावा संगम एज के भी एविडेंस, दोनों एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो ये एक्सपर्ट हैं कालीमुथु, इनका ये कहना है कि पल्लव डायनेस्टी का भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी जो कि 275 CE से लेकर के 897 CE तक रहती है। ठीक है, साउथ इंडिया की अगर बात की जाए तो। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो जगह है ना नाथममेडु, इसका दूसरा नाम भी है गुरुवनमेडु, उसी जगह का नाम है। ठीक है ना, जहाँ पर ये डिस्कवरीज हुई है। और डिस्कवरी वैसे देखो 1922 से हो रही है, 1922 में इस जगह की पहली बार एक्सकेवेशन की गई थी। अच्छा, ये जो जगह है, ठीक है, नाथममेडु या फिर जिसका दूसरा नाम है क्या गुरुवनमेडु, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु में, और गांव का नाम भी बताया हुआ है, पास में गांव का नाम है वडाकुपट्टू विलेज। ठीक है, चेन्नई से नॉर्थ वेस्ट की तरफ 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ टाइल्स भी मिली है, फाइन फ्लोर टाइल्स भी मिली है जो कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के बारे में बताती है। मीजोलिथिक एज की बात करी दी, मीजोलिथिक सिविलाइजेशन के भी कुछ कंटेंट वहाँ पर अभी मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए किलाड़ी, ये भी एक जगह है मदुरई के पास में, अगेन तमिलनाडु। ठीक है, वहाँ पर भी संगम एज से रिलेटेड कई अर्बन सेटलमेंट्स मिले हैं। और कौन सी रिवर के पास में? रिवर वैगई के किनारे पे।
ओके। इसके अलावा लिटरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो साउथ इंडिया में भी ये जो डेवलपमेंट है आज के टाइम पे 2600 साल पहले, आज के टाइम से 2600 साल पहले हो गया। इसका मतलब क्या है कि संगम एरा जो कि पहले कंसिडर किया जाता था कि भाई 300 बीसी के टाइम पे था, वो 600 बीसी तक का मिल गया। इसका मतलब पुराना था। और संगम एज के टाइम पे जो तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट से लिखा हुआ कंटेंट था वो भी मिला है कुछ। ठीक है, कहाँ पे? मदुरई के पास में जो किलाड़ी जगह है ना वहाँ पर, और एक और जगह है मदुरई के पास में मयिलादुम्पराई। ठीक है, मयिलादुम्पराई और किलाड़ी, ये दोनों तो लोकेटेड किसके पास में आ गए? मदुरई के पास में। और चेन्नई के पास में जो लोकेटेड जगह है जिसका नाम हमने क्या देखा? नाथममेडु। और इस नाथममेडु का दूसरा नाम क्या बताया था? यहाँ पर आप देख सकते हो, गुरुवनमेडु। ओके, तो इस तरीके से बताया जा रहा है। और ये चीज भी क्लियर हो गई कि संगम एरा या फिर तमिलंगम जिसको बोला जाता है, तमिलागम जिसको बोला जाता है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया। ठीक है ना, ये चीज यहां से है जी। बाकी और तो है, आगे चलते हैं। इकोनॉमी बेस पे कुछ खास नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये कहा है कि आरबीआई को इंटरेस्ट रेट जल्दी से हाइक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो प्री पैंडेमिक लेवल पे नहीं पहुंची है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक करने के चक्कर में लिक्विडिटी कंट्रोल हो जाएगी, लिक्विडिटी कंट्रोल होगी तो डिमांड ज़्यादा नहीं बन पाएगी। हाँ, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, ये बोला है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? फिलीपींस, मनीला। ठीक है, मनीला जो कि फिलीपींस में है। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल आपको खुद से पढ़ना है, ये इंटरव्यू है। ठीक है, कुछ काम का नहीं है वैसे, डायरेक्टली पर पढ़ लेना। यूनाइटेड किंगडम के साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, उस पर नेगोशिएशन स्पीड से हो रहे हैं। चांसेस हैं कि दिवाली तक फाइनलाइज हो जाएं। देखते हैं क्या आउटकम निकलता है। और ईरान में एक गैस फील्ड है फरजाद बी, जिसको डिस्कवर किसने किया था? जिसको डिस्कवर किया था 2008 में ओएनजीसी ने ही किया था। और ओएनजीसी की ही एक ब्रांच है, यूं मानो, जो कि इंटरनेशनल इश्यूज को टैकल करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही बॉडी है, दैट इज ओएनजीसी विदेश। अब उसको क्या किया जा रहा है कि फरजाद बी गैस फील्ड में अब 30% तक का कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा? 30% तक का एक्सेस किसको रहने वाला है? इंडियन कंपनी विदेश, ओएनजीसी विदेश को। तो फरजाद बी की लोकेशन क्या है वो हम देखते हैं मैप पे। मैप पे जाने से पहले एक न्यूज़ और है, वो ये कि देखो कैनेबिस, भांग जो होती है ना, भांग, उससे संबंधित हमने एक आर्टिकल पूरा डिटेल में देखा था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, कैनेबिस किसको बोलते हैं, गांजा, भांग, और ये किसको, पत्तियां, फूल, बीज, उनका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था, वो मैं शेयर कर दूंगा, आप देख लेना जरूर से, है ना। देख लिया तो बहुत बढ़िया है, रिवाइज कर लेना उसको। ओके, तो वाडा जो है, वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसने कह दिया कि कैनेबिस को तो भाई हम बैन करके रखेंगे, और अगर कोई भी डिटेक्ट करता हुआ किसी की बॉडी में भी कैनेबिस के सब्सटेंस मिल गए तो हम उसको बैन कर देंगे 1 महीने के लिए। इस तरीके की बातें बोली गई है। तो वाडा के बारे में भी एक बार पढ़ लेना, और कैनेबिस वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक्सप्लेन पेज पे अच्छे से पढ़ा हुआ है हमारा। ये आप देख सकते हो पर्शियन गल्फ का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकेशन बताई जा रही है फरजाद बी की, और इसमें आप देख सकते हो ये जो रेड लाइट, रेड जो सिग्नल है या रेड जो सिंबल्स हैं, ये शो करता है गैस फील्ड्स को। और ईरान के पास में कमी नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा फ्यूल अवेलेबल है। और वही चीज़ है कि ईरान पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो वो बेच करके अपनी इकोनॉमी को राइज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये फरजाद बी वाला एरिया है यहाँ पे पर्शियन गल्फ में। ओके, चलिए ठीक है, डिस्कशन यही ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक चीज़ और, कल का जो अपना ये वीडियो रहेगा ना न्यूज़ और एक्सप्लेन वाला, हो सकता है ये डिले हो, या फिर हम कमिंग संडे को या जब भी कभी ऑफ मिलेगा मुझे तब कवर करूँगा। कल कहीं जाना है, इंपॉर्टेंट काम है, इस वजह से। ठीक है, बाकी हो सका कोशिश मैं पूरी करूँगा कल ही हो जाए कवर। अगर नहीं हो तो पैनिक नहीं होना। ठीक है, कल के लिए है। ठीक है, थैंक यू।